हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें राज व्यवस्था भी एक है। अब राज व्यवस्था है, उससे पहले बात करते हैं, एक होता है राजनीतिक विज्ञान। विज्ञान है, विज्ञान का अर्थ अपने को सबको पता है कि विज्ञान का मतलब होता है क्रमबद्ध अध्ययन। तो जो राजनीति है, अब तक जो अपने इतिहास में, भारतीय इतिहास में कब से कब तक राजनीति कैसे चलाई जाती है, किन लोगों के द्वारा शासित की जाती है और कैसे चलाई जा रही है, वो सब ही क्या है, उसका अध्ययन ही क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। अब राज्य व्यवस्था है, उसके बारे में बात करें कि शासन है, किसी स्थान विशेष का शासन कैसे चलाया जाता है, किस प्रणाली के द्वारा चलाया जाता है, वो राज व्यवस्था है। अब भारतीय राज व्यवस्था है और भारतीय शासन है, वो कंप्लीटली बात करें, वो चलाया जाता है संविधान के आधार पर। ये अपने को सबको विदित है कि संविधान है, दो प्रकार का हो सकता है, या तो संविधान लिखित हो या संविधान अलिखित हो। जैसे लिखित संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान है वो लिखित संविधान है, भारत का संविधान है वो लिखित है, लिखा हुआ है, एक दस्तावेज है, उसके आधार पर चलाया जाता है। और अलिखित संविधान जैसे कि बात करें, इसका सबसे सही एग्जाम्पल है ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है, अर्थात वहाँ की परंपराएं हैं, उन परंपराओं के आधार पर ही वहाँ का संविधान है वो चलाया जाता है। अब संविधान होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मूल रूप से भारतीय राज व्यवस्था है वो कंप्लीटली संविधान पे ही निर्भर है। इससे पहले बात कर लेते हैं कि संविधान क्या है। कई बार अपन ने सुना है एक अधिनियम। अधिनियम का अर्थ होता है कानून, कानून को ही अधिनियम कहते हैं। और ये कानून होते हैं वो भी संविधान पर ही आधारित होते हैं। संविधान में जो बातें लिखी हुई है उनके आधार पे ही कानूनों का निर्माण, अधिनियम का निर्माण किया जाता है। और इन अधिनियमों को लागू करने के लिए सरकारें हैं वो नियम बनाती है, इन नियमों के आधार पे इन अधिनियमों को अथवा कानूनों को लागू किया जाता है। और ये अधिनियम और कानून होते हैं वो किसके पे आधारित होते हैं, वो संविधान पे आधारित होते हैं। संविधान अर्थात जन आकांक्षाएं, जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन पे आधारित होते हैं। ये अपने को इनका अर्थ मालूम चल गया। अब बात कर रहे थे कि संविधान एक्चुअल में है क्या। संविधान एक किताब है जो कि नियमों का संग्रह है। संविधान क्या है, नियमों का संग्रह है। तो ये संविधान नियमों का संग्रह है। इनमें किस प्रकार के नियम है, इस संविधान में उस प्रकार के नियम है जिनके आधार पे इस दुनिया में या इस देश में रहने वाले लोग हैं वो सामंजस्य और समन्वयता से रह सके। दूसरा है कि संविधान निर्णय लेने की शक्ति किनको देगा। अपन ने पहले ही बात कर ली है कि संविधान है वो ये बताता है कि देश है वो कैसे चलेगा। तो देश चलेगा तो देश को चलाने के लिए निर्णय लेने पड़ेंगे, और निर्णय लेने की शक्ति किन लोगों के हाथों में रहेगी और किस प्रकार से उन लोगों को निर्वाचित किया जाएगा, ये सब कौन बताता है, ये अपना संविधान ही बताता है। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि जो संविधान है वो निर्णय लेने की शक्ति तो देता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कल को किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जा सके। संविधान ये भी कहता है कि कुछ युक्ति युक्त निर्बंधन इन निर्णयों पर लगाए जाएंगे ताकि लोगों के कुछ मूलभूत अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जा सके। कल को सरकार ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को मारने के लिए, जैसे सरकार कहती है कि जो वृद्धजन है उनको मार दिया जाए, इस प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो संविधान है उसने पहले से ही निर्णय लेने की शक्ति है, उस पर युक्ति युक्त निबंधन, कुछ बाधाएं लगाई है कि आप ऐसा अविवेकशील निर्णय नहीं लोगे जो सभी लोगों के या कुछ लोगों के हित में ना हो। इसका मतलब संविधान है वो जनता की आकांक्षाओं को एक उसका प्रतिबिंब है जो भलीभांति रूप से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कार्य करता है।
अब भारत में जो भारत का संविधान है, उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि भारत का संविधान है जो कि लिखा हुआ है, उसका इतिहास क्या है। देखिए, भारत में सर्वप्रथम बात करें तो हड़प्पा काल है। हड़प्पा काल में भी भारतीय जो शासन चलाया जाता था कि उसके साक्ष्य मिले कि लोकतांत्रिक शासन रहा होगा। उसके बाद में मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, इनमें भी शासन व्यवस्था थी। और उसके बाद में जो मुग़ल काल रहा, उसमें भी शासन व्यवस्था कहीं ना कहीं संचालित हो रही थी। अब बात करें कि भारत का संविधान है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में भारत आई, तो उसके बाद में इन्होंने महारानी जो एलिजाबेथ है, उससे चार्टर एक्ट था, उसके तहत परमिशन लेके ये यहाँ पे शासन कर रहे थे, यहाँ पे व्यापार कर रहे थे। तो 1600 ईस्वी के बाद में सर्वप्रथम जो इन्होंने 1765 की बात करें, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1763 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो 1765 में क्या होता है कि जो अंग्रेज लोग थे, इन लोगों को बंगाल के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, राजस्व संबंधी और न्याय संबंधी इनको अधिकार प्राप्त हो गए। इसके उपरांत 1773 में सर्वप्रथम एक रेगुलेटिंग एक्ट जारी किया गया, पारित किया गया, और जिसके आधार पे शासन चलाया गया। जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी बात करें तो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसका उद्देश्य था कि भारत में जो अंग्रेज़ों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, उस शासन को कैसे कंट्रोल किया जाए और किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए। यही इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था। अपन लोग भारतीय संविधान के इतिहास को समझ रहे हैं, और भारतीय संविधान का इतिहास है वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो भारत में शासन किया गया उसी में छिपा हुआ है। अब हमने कहा कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है, वो क्या करेगा, ये अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जो शासन किया जा रहा है उसको नियंत्रित करेगा, रेगुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा। अब देखो, इसके कुछ मुख्य प्रावधान है वो देख लेते हैं। पहली बार में जो भारत में गवर्नर जनरल था, उसका नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। उसका नाम क्या दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नाम दिया गया। और पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। सर्वप्रथम बात करें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले देखो 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक बंगाल, एक बम्बई और एक मद्रास। तीनों के गवर्नर जनरल पृथक पृथक कार्य किया करते थे। अब जब बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो ये दोनों प्रेसिडेंसियां हैं, बम्बई और मद्रास, वो किसके अधीन आ गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गई। अब इसका मतलब कह सकते हैं कि भारत में जो शासन चलाया जा रहा है वो पहली बार क्या हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, केंद्रीकृत व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब इसके बाद की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय बनाया गया इसी एक्ट के द्वारा। कब बनाया गया, 1774 में। और कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और इसके साथ देने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। अब आगे बात करें तो जो अंग्रेज कर्मचारी हुआ करते थे, जो ब्रिटेन से आके किया करते थे भारत में, उन लोगों का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था कि भारत में कार्य करने के अतिरिक्त वो निजी व्यापार करेंगे। इस एक्ट के द्वारा निजी व्यापार को पहली बार कि जो सरकारी कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। और काफ़ी सारे जो लोग थे वो उपहार और रिश्वत के रूप में यहाँ से काफ़ी धन लेके जाया करते थे, उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस रेगुलेटिंग एक्ट में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर,
ये ब्रिटिश संसद में हुआ करती थी। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा पूरे भारतीय शासन का जो भार था, शासन को नियंत्रित करना था, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जिम्मे आ गया था। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसके ये मुख्य मुख्य प्रावधान है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 में संशोधन किया गया। 1781 के बाद 1784 की बात करें तो यहाँ पे आता है पिट्स इंडिया एक्ट। 1773 के बाद 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट है, उसकी सबसे मुख्य विशेषता थी द्वैध शासन। जो द्वैध शासन प्रारंभ होता है वो 1784 में हो जाता है कानूनी रूप से। कैसे कि सरकार के जो राजनीतिक कार्य थे और सरकार के जो वाणिज्यिक कार्य थे, जो दोनों के दोनों एक साथ चलाए जाते थे, इन दोनों को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। राजनीतिक कार्य हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा और वाणिज्यिक कार्य हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो वाणिज्यिक कार्यों को देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो राजनीतिक कार्यों को देखेगा। और पहली बार इसी एक्ट के तहत कहा गया कि कंपनी है उसके अधीन आने वाला क्षेत्र, कंपनी के अधीन आने वाला क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाएगा। इसका अर्थ है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जो भारत में क्षेत्र है वो भी किसका क्षेत्र है, ब्रिटिश सरकार का क्षेत्र है। अब 1784 के बाद छोटे मोटे एक्ट आते हैं जिनमें कुछ मुख्य प्रावधान थे नहीं, सीधा आते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। चार्टर एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता की बात करते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कब आई थी, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कि वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्य करती थी, उसमें से वाणिज्यिक कार्यों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया और केवल इसका काम क्या रह गया, प्रशासनिक कार्य रह गया। केवल प्रशासनिक कार्य ही करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में अपन ने कहा था कि बंगाल में जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो क्या कहलाता था, बंगाल में जो जनरल था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था। इसका नाम चेंज करके कर दिया भारत का गवर्नर जनरल। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का गवर्नर जनरल है वो बना विलियम बेंटिंक। पहला भारत का गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। नाम चेंज कर दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम था भारत का गवर्नर जनरल। और बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसके अधीन दो प्रेसिडेंसियाँ थी, बम्बई और मद्रास। यहाँ के गवर्नर जनरल है वो किसके अधीन आ गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे 1773 के एक्ट में। और पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कहा गया कि अब से जो भारत का गवर्नर जनरल है वो विधायी कार्यों में कानून बनाने की ताकत है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल कानून बनाएगा वही बम्बई की प्रेसिडेंसी में और वही मद्रास की प्रेसिडेंसी में लागू होगा। अर्थात विधायी कार्यों में सर्वे सर्वा कौन हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। बल्कि पहले क्या हो रहा था, बम्बई अपने अलग कानून बना रही थी, मद्रास प्रेसिडेंसी अपने अलग कानून बना रही थी और बंगाल प्रेसिडेंसी अपने अलग कानून बना रही थी। बात करें इसके आगे क्या होता है, विधायी कार्यों में तो एक रूपता आ गई। जो पहले से कानून बने हुए थे भाई, जो 1833 से पहले, उन्हें कहा गया नियामक कानून। और 1833 के बाद में जो बने उन्हें कहा गया एक्ट, अधिनियम। जो
पहले थे वो नियामक कानून कहलाए और बाद वाले क्या कहलाए, वो एक्ट कहलाए, अधिनियम कहलाए। और इसी के तहत जो मुख्य प्रावधान है कि सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने का पहली बार मौका दिया गया कि उन्हें भी अवसर दिया जाएगा, उन्हें किसी प्रकार से विभेदित नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसने इसका विरोध किया, तो इस प्रावधान को भी क्या कर दिया उन्होंने, समाप्त कर दिया। ये 1833 का पिट्स इंडिया एक्ट था। 1833 था उसका जो चार्टर एक्ट था, उसके बाद में 1853 में नया चार्टर एक्ट आता है, चार्टर अधिनियम आता है। जो 1853 का चार्टर अधिनियम है वो क्या कहता है कि जो भारतीय गवर्नर जनरल है, जो पहले 1773 में बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो 1833 के चार्टर एक्ट में भारतीय गवर्नर जनरल जो कहलाया, तो भारतीय गवर्नर जनरल है उसकी सलाह के लिए एक भारतीय विधायी परिषद का निर्माण किया जाएगा। उसकी सलाह के लिए एक भारतीय विधायी परिषद होगी, विधान परिषद होगी, जो कि एक छोटी संसद होगी जिसको केवल सलाह देगी। इसी एक्ट के तहत कहा गया कि जो सिविल सर्विसेज हैं, लोक सेवाएं हैं, उनमें भारतीयों को अवसर दिया जाएगा। और इसे तो एक कमेटी भी बनाई गई थी 1854 में, मैकाले कमेटी। जो भारतीय विधायी परिषद थी उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। जो भारतीय विधायी परिषद है, विधान परिषद है, उसमें 6 मेंबर हुआ करते थे। उनमें स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। उन 6 में से 4 लोग हैं वो निर्वाचित होकर आते थे बम्बई, बंगाल, मद्रास और आगरा से। जो 3 प्रेसिडेंसी है, बम्बई, मद्रास, आगरा और एक है आपका बंगाल, इन प्रेसिडेंसी से चुन के आते थे। बाकी 2 लोग होते थे इनके द्वारा चुने जाते थे। अब 1853 के बाद में एक बहुत बड़ी घटना होती है, 1857 की क्रांति, जो कि भारतीय स्वतंत्रता प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस 1857 की क्रांति में जो ब्रिटिश शासन था उसको आमूलचूल रूप से परिवर्तित किया या प्रभावित किया। जब प्रभावित किया तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन चलाना भारत में काफ़ी मुश्किल हो गया। इस शासन को चलाने के लिए उन्होंने 1858 में एक अधिनियम लेके आए, भारत शासन अधिनियम 1858। ये किस कारण से लेकर आया गया? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके कारण। तो इस 1858 के भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे चेंजेस किए गए, ये इसलिए सबसे ही इम्पोर्टेंट है। पहला चेंज क्या किया गया, जो भारत का शासन था वो पूरा का पूरा शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। जो भारत का शासन था वो सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया इसको कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। याद करें 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें कहा गया इसको इंडियन गवर्नर जनरल, और भारत शासन अधिनियम 1858 में इसको नाम चेंज करके भारत का वायसराय कह दिया गया। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बात करें प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये था विलियम हेस्टिंग्स। फिर वॉरेन हेस्टिंग्स था। उसके बाद में बात करें 1833 में भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। और भारत का वायसराय कौन है प्रथम? लॉर्ड कैनिंग। बात करें जो शासन चलाया करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनमें से एक देखा करता था भारत की राजनीतिक व्यवस्था को, दूसरा देखा करता था भारत की वाणिज्यिक व्यवस्था को। इन दोनों को ही समाप्त कर दिया गया। मतलब जो द्वैध शासन प्रणाली चली आ रही थी
उसका क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसका यहाँ आके 1858 में जो ब्रिटिश काउंसिल था या महारानी विक्टोरिया थी उनके यहाँ डायरेक्ट शासन जाने के बाद में इसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत का शासन जो कि COD और BOD के द्वारा चलाया जाता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा चलाया जाता था, अब जब इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया तो इसका शासन चलाएगा कौन? इसका शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद में एक नया पद सृजित किया गया जिसको कहते हैं भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। एक भारत सचिव का नया पद सृजित किया गया और ये भारत सचिव का पद होता था वही सर्वे सर्वा हुआ करता था भारतीय निर्णयों को लेकर। ये ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य हुआ करता था। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी उसका सदस्य हुआ करता था और ये अंततः किसके प्रति उत्तरदायी होता था? संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। अब भारत जैसे विशाल देश का शासन केवल एक भारतीय सचिव तो चलाएगा नहीं, तो इसकी सलाह के लिए या इसकी सहायता के लिए काउंसिल बनाई गई, एक परिषद बनाई गई जिसमें कुल 15 मेंबर हुआ करते थे। लेकिन इसकी जो भी बातें कही जाती थी वो केवल किस प्रकार की होती थी? सलाहकारी प्रवृत्ति की होती थी। और इस काउंसिल का अध्यक्ष कौन हुआ करता था? खुद भारत का सचिव। इसका मतलब अब से भारत का जो शासन है वो 1858 के अधिनियम के बाद भारत के सचिव के द्वारा चलाया जाएगा, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होगा, संसद के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। उसकी सहायता के लिए काउंसिल रहा करती होगी जो सलाहकारी प्रवृत्ति होगी और उसका अध्यक्ष कौन रहेगा? भारत का सचिव इसका अध्यक्ष रहा करता हो। 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें भारत का पूरा शासन था वो ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया या ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया था। और वहाँ पे संभालने के लिए अपने को पता है कि एक भारत सचिव का पद है वो भी सृजित कर दिया गया था। अब 1861 में एक नया अधिनियम आता है जिसको कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आता है। उसकी कुछ विशेषताएं थी कि जो कानून बनाने में, जो विधि बनाने में, कानून बनाने में पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। वायसराय अपनी जो काउंसिल होती थी कानून बनाने की, उसमें कुछ लोगों को नामांकित कर सकता था और पहली बार 1862 में 3 लोगों का नामांकन किया गया। एक बनारस के राजा, एक पटियाला के राजा, एक राव दिनकर थे। इन तीनों को पहली बार 1862 में नामांकित किया गया वायसराय के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। बात करें, अपन ने बात करी है कि 1773 है उस जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल जो प्रेसिडेंसी थी उसी के अधीन किसको ला दिया गया था? मद्रास और बम्बई, इन दोनों को इन्हीं के अधीन ला दिया गया। फिर 1833 में पता है कि कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास चली गई थी? बंगाल के पास। लेकिन जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें जो केंद्रीकृत प्रवृत्ति थी उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया गया और वापस से विकेंद्रीकृत प्रणाली प्रारंभ हुई। अर्थात बंगाल, मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी को अपने अपने कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। बात करें 1862 जो 61 का कानून है, अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम, उसके बाद में कुछ जगहों पे, कुछ प्रांतों में विधान परिषद का भी निर्माण किया गया। जैसे बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1867 में और 1897 में पहली बार जो पंजाब में विधान परिषद का निर्माण किया गया।
1859 की बात करें, एक पोर्टफोलियो प्रणाली चलाई थी। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है कि सरकारी विभाग होते हैं, उसका कोई ना कोई एक सर्वे सर्वा बना दिया जाता है। जैसे कि अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो होते हैं, एक मिनिस्टर बना दिया जाता है किसी विशेष मंत्रालय का या किसी विशेष विभाग का। उसी प्रकार से पोर्टफोलियो प्रणाली 1859 में इसको मान्यता प्रदान की गई 1861 के अधिनियम में। बात करें पहले जो काउंसिल होती थी वायसराय की, तो वायसराय सभी निर्णय होता था वो इसकी सलाह से लिया करता था, लेकिन आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की अध्यादेश जारी करने की ताकत है वो कंप्लीटली वायसराय को दे दी गई। कब? केवल आपातकाल में, बिना काउंसिल की संस्तुति से, बिना रिकमेंडेशन से। और इसकी अवधि कितनी रहेगी इस अध्यादेश की? 6 माह तक। फिर बात करें 1892 का भारत परिषद अधिनियम। जो 1892 का भारत परिषद अधिनियम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन इसकी विशेषताएं हैं कि सबसे पहली विशेषता है केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाएं हैं, उनमें गैर सरकारी सदस्य बढ़ा दिए गए और इनका निर्वाचन हुआ था, इनका चुनाव होता था। हालांकि इस अधिनियम में चुनाव शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी चुनाव इनका किया जाता था। और जो विधायिका थी जो प्रांतों में और केंद्रों में, उसके कुछ कार्य बढ़ा दिए। जैसे कार्य क्या बढ़ाए गए? इसको ज़्यादा ताकतें दी गई, बजट पर बहस कर सकती है। दूसरा, जो कार्यपालिका है उससे प्रश्न कर सकती है। इस प्रकार के विधायिका को शक्तियां प्रदान कर दी गई। इसका मतलब धीरे धीरे विधायिका की ताकतें बढ़ रही थी और विधायिका में भारतीयों का या गैर सरकारी सदस्यों का जो प्रतिनिधित्व था वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। हालांकि अभी भी सरकारी सदस्यों का ही बहुमत बना हुआ था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अंग्रेज सरकार थी या ब्रिटिश सरकार ने उसने भारतीयों को प्रतिनिधित्व देना प्रारंभ कर दिया था। अब बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। इसको छोटे अर्थों में मॉडले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। अब देखिए मॉडले मिंटो सुधार इसको क्यों कहा जाता है? जो मॉडले थे वो उस समय ब्रिटिश संसद में भारत सचिव थे और ये भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे और लॉर्ड मॉडले उस समय भारत सचिव हुआ करते, भारत राज्य सचिव हुआ करते। इसके आधार पर इसका नाम मॉडल मिंटो सुधार अथवा भारत शासन अधिनियम 1909 है। अब देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी? केंद्रीय जो प्रांत थे उनकी विधानसभाओं में या इनकी विधान परिषदों में जो सदस्य थे इनका आकार था उसमें वृद्धि कर दी गई, इसके आकार में वृद्धि कर दी गई। लेकिन प्रांतों में तो जो आकार था वो हर जगह अलग अलग था, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें 16 में से इंक्रीज करके इनकी संख्या कर दी गई 7। फिर बात करें जो वायसराय होता था, या पहले केंद्रीय किसी विधान परिषद की बात कर लेते हैं। जो प्रांतों में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था वो बढ़ा दिया गया। हालांकि जो बहुमत था गैर सरकारी सदस्य इनकी संख्या यहाँ बढ़ा दी गई और यहाँ पे भी इनकी सदस्य संख्या बढ़ा दी गई। और यहाँ तो बहुमत भी हो सकता था गैर सरकारी सदस्यों का, एक विशेषता है। इसके बाद में बात करें जो वायसराय था उसकी काउंसिल हुआ करती थी
तो वायसराय की काउंसिल में पहली बार किसी भारतीय को भी शामिल किया गया। भारतीय कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको वायसराय की काउंसिल में पहली बार शामिल किया गया था और ये विधि अधिकारी थे। उस समय ये विधि अधिकारी के रूप में भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। और पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई भारत शासन अधिनियम 1909 में। पृथक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ है कि जिस वर्ग से या जिस समुदाय से चुनाव में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसको वोट देने वाले व्यक्ति भी उसी समुदाय अथवा समुदाय से रहेंगे। और ये केवल एक ही समुदाय को दिया गया था, मुस्लिम समुदाय को पृथक निर्वाचन प्रणाली के रूप में शामिल किया गया। इसीलिए जो मिंटो है वायसराय, इनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक इनको कहा जाता है। अब 1909 का जो अधिनियम है उसका बात अपनी कर लिए, किसको मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मोर्ले इसमें भारत सचिव थे, मिंटो वायसराय थे। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद की उनका आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी उनमें गैर सरकारी सदस्यों को बढ़ा दिया गया और प्रांतों में तो गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत भी हो सकता था। बात करें पृथक निर्वाचन प्रणाली जो मुस्लिमों के लिए प्रारंभ कर दी थी, इसलिए मिंटो को सांप्रदायिक प्रणाली का जनक कहा जाता है। 10 वर्ष बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे। अब बात करें कि भारत शासन अधिनियम है 1919 का, उसमें क्या होता है कि इसको 1921 में लागू किया गया। इसमें पहली बार क्या किया गया कि केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, जो कानून बनाने के लिए जो विषय हुआ करते थे उनको केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय के रूप में बांट दिया गया। और प्रांतीय विषयों को तो 2 भागों में बांटा गया, जिसे कहा गया हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषयों के प्रति विधायिका ये हस्तांतरित विषयों पर विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते थे, जो गवर्नर काउंसिल होती थी, और उसमें उत्तरदायी गवर्नर काउंसिल नहीं हुआ। इसके बाद में बात करें जो ये 2 प्रकार के हस्तांतरित आरक्षित विषय हुआ करते थे, जब इनको 2 भागों में बांटा गया तो इसे कालांतर में जाके द्वैध प्रणाली कहा गया, द्वैध शासन प्रणाली कहा गया। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ होती है केंद्र में। द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ पे? केंद्र में, जिसे लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। यह 1919 के भारत शासन अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या सुधार में ही पहली बार लागू की गई थी। अब बात करें वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, वायसराय था उसकी कार्यकारी परिषद थी, उसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। उनमें 3 सदस्य कम से कम भारतीय होना आवश्यक था। सुधार के कारण भारतीय होना आवश्यक था, लेकिन कमांडर इन चीफ है वो कभी भारतीय नहीं होगा। कमांडर इन चीफ भारतीय नहीं होगा। बाकी इसके अलावा 3 सदस्य हैं वो भारतीय होना आवश्यक थे, 6। फिर पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हुई। ये प्रत्यक्ष निर्वाचन 2 प्रकार की प्रणाली होती है, एक अप्रत्यक्ष और दूसरी होती है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जनता है वो सीधे अपने
जो भी प्रतिनिधि होती है उनको वोट करती है, उसके बाद में उसका निर्वाचन होता है। और वोट देने का अधिकार सभी को नहीं दिया गया। वोट देने का अधिकार शिक्षा के आधार पर, किस व्यक्ति की कितनी संपत्ति है उसके आधार पर, कौन कितना टैक्स पे कर रहा है उसके आधार पे दिया। मैंने बात की कि भारत में मोर्ले मिंटो सुधारों के तहत भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली है प्रारंभ हो चुकी थी और वो मुस्लिम समुदाय को दी गई थी 1909 में। पृथक निर्वाचन प्रणाली को 1919 में बढ़ाकर 4 समुदायों को और दे दिया गया। सिख, भारतीय ईसाई, ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोग, इन लोगों के लिए भी पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ कर दी गई। पृथक निर्वाचन प्रणाली के बाद पहले ही बात कर रही कि जिस समुदाय का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा उसी व्यक्ति को या उसी समुदाय का व्यक्ति उसको वोट करेगा। अब भारत है तो भारत की में जो भारत सचिव हुआ करता था, इसकी सहायता के लिए ब्रिटेन में एक उच्चायुक्त बना दिया गया जो कुछ विषयों पर अपने निर्णय ले सकता था। केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। जो सिविल सेवाएं होती है उनकी परीक्षा करवाने के लिए केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और ये गठन किया गया पहली बार 1926 में। एक आयोग है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, जो डी आयोग है उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सर्वप्रथम केंद्र में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्र सरकार और प्रांत अपना पृथक पृथक बजट बना सकती थी इस अधिनियम के आधार पर। और अंतिम है 10 वर्ष के लिए या 10 वर्ष बाद इस अधिनियम के कार्यों की जांच के लिए एक आयोग बनाया। यह आयोग एक वैधानिक आयोग है जो इन कार्यों की जांच करेगा तथा ब्रिटिश सचिव को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।